हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर इलेक्टोरल प्रोसेस फ्रॉम क्लास 9। तो अब हम जानेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया के बारे में। पहले हमने जाना कि क्या इलेक्शन अच्छी चीज़ है, नहीं है, क्या है ना। अब हम जानेंगे इलेक्शन कैसे होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क्ड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या डेफिनेशन होती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती हैं, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कैसे करते हैं, कैंपेन कैसे चलती है, वोटर लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जनरल इलेक्शन के बारे में जानना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर लिस्ट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है, वो कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है, इलेक्शन कैंपेन क्या होती है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, और पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है, क्या होती है। राइट, तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन इन इंडिया की बात करें तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन 5-5 साल बाद होते रहते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड एंड लोकसभा या विधानसभा को हम बोलते हैं कि अब वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम। जब इलेक्शन सारे देश में या सारे स्टेट में एक टाइम पे हो रहे हो, उसको हम बोलते हैं कि ये जनरल इलेक्शन है। लेकिन मान लो इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन होने के बाद कोई जो मिनिस्टर था, जो भी मेंबर चुना हुआ था, वो मर गया या उसको कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उसकी सीट वेकेट हो गई है, जिसकी वजह से सीट वेकेट हो गई है। अब उस पूरे देश में, अब पूरे राज्य में तो दोबारा से या पूरे देश में दोबारा से इलेक्शन तो नहीं होंगे, सिर्फ उस सीट के लिए इलेक्शन होगा जो सीट वेकेट हुई है। तो ऐसे इलेक्शन को बाय इलेक्शन बोलते हैं। ये कह रहा था बाय इलेक्शन। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं। In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into area for the purpose of election. देखो, जो पूरी कंट्री है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे एरियाज में, फिर वो एरियाज डिवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वो एरियाज डिवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो एरिया बेस्ड है कि इस इतने एरिया में इतनी जनता के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पूरे राज्य को डिवाइड किया होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। ठीक है, फिर these area are called electoral constituency. The voter who live in the area elect one representative. जो इस एरिया में रहता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, अपने यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राइट, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो कंट्री है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारा पूरा देश डिवाइडेड है इंटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 543 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक मेंबर जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से चुना जाता है उसको हम बोलते हैं, ये वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कि वो कौन है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जैसे देश को डिवाइड किया है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वैसे ही स्टेट्स को भी डिवाइड किया जाता है स्टेट के इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हम जब पूरा कोर्स करेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, ये तो पूरा आपका समरी चल रहा है एक तरीके से। पंचायत and municipal election. Each village or town is divided into several wards that are like constituency. हर विलेज को, हर टाउन को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स के अंदर। Each ward elect one member for the urban local body. इसी तरह से लोकल बॉडी के लिए चुना जाता है। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। The constitution maker were of the opinion that people from the oppressed section of the society should be given some leverage so they could enhance their political representation. देखो,
जो ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मतलब जिनको लोग अपने साथ नहीं बिठाते हैं, जो लगा लो शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, या बैकवर्ड क्लासेस हो गई, जिनको लोग नीचे की जात मानते हैं और उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्कूल यहाँ वहाँ उन्हें आने नहीं दिया जाता, तो इन लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इन लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने रिजर्वेशन की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर देनी चाहिए इन लोगों के लिए। अच्छा, उसमें क्या होता है फिर, उसमें ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने रिजर्व कर रखी होती है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, मान लो एससी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से केवल एससी को ही इलेक्ट किया जा सकता है एज अ मेंबर। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी के लिए रिजर्व कर रखी है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से केवल एसटी को ही मेंबर बनाया जा सकता है, चुनाव करके उसी को ही एमएलए बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इंश्योर हो जाता है कि जो एससी और एसटी हैं वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये कैसे किया जाता है, जितने देश की जितनी परसेंट जनता हमारी एससी होगी, उतनी ही सीट एससी के लिए वो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी। जैसे कि मान लो 2012 में 15.47% लोग जो थे वो एससी हैं, ठीक है, 15.47, तो 543 का 15.47 निकालेंगे, जितनी भी आएंगी उतनी सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। ऐसे ही एसटी के लिए, जिस देश में जितने एसटी हैं, 8.66 एसटी हैं, तो उतने ही देश की जो टोटल सीटें हैं, मतलब कितनी सीटें हैं 543, उसमें से 8.66 इनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो ये इस तरीके से इनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई। ठीक है, only the candidate from SC or ST can contest from these seats, but voter from all community shall vote for the candidate in such constituency। सिर्फ SC को ही चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोटिंग सिर्फ SC ही करेगा, नहीं, वोटिंग सबको करनी है। वोटिंग तो सारे करेंगे, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से सब करेंगे, लेकिन चुनेंगे किसे, जो SC है, सिर्फ उसको चुनेंगे जो SC या ST है, जिसके लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, next, nowadays reservation for OBC is also given in election for local government body like पंचायत and municipalities। जो पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, उनके अंदर OBC को भी रिजर्वेशन देने लगे, SC ST के अलावा, बट ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ओके, द परसेंटेज ऑफ रिजर्व सीट इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ दिस कम्युनिटी इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि जितनी रिजर्व सीट कितनी रिजर्व करोगे, उतनी ही रिजर्व करोगे जितनी उनकी पॉपुलेशन है। अगर 14% पॉपुलेशन है तो 14% सीट आप रिजर्व कर दोगे, इस तरीके से। ठीक है, अब वोटर लिस्ट क्या होता है, वोटर लिस्ट आइडेंटिटी कार्ड के बारे में, वोटर लिस्ट वगैरह के बारे में जानेंगे। तो वोटर लिस्ट क्या होता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ फ्यू मंथ बिफोर द इलेक्शन, कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं जो वोट कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर वाली जनता जितनी भी होती है उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है। वोटर लिस्ट अपडेट करी जाती है हर 5 साल में, हर 5 साल में वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। उसमें से फिर जो लोग मर गए या कहीं और शिफ्ट हो गए उनका नाम काट दिया जाता है, और जो नए ऐड हुए होते हैं, जिन्होंने 18 साल की एज पास करी है, तो उनका नाम ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड जब वोटर लिस्ट बन जाती है तो हर वोटर को एक आईडी कार्ड दिया जाता है। वो आईडी कार्ड क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर मेरा वोटिंग कार्ड है तो मेरे वोटिंग कार्ड को यूज़ करके कोई और मेरी जगह पे वोट ना देना चले जाए। अगर वोटिंग कार्ड पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है तो वो फ़ोटो मिला के कि हाँ इसी की है तो वो मुझे वोट देने देंगे। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका नाम का जाके भी वोट, मतलब फेक वोटिंग करके आ जाते थे, किसी और के नाम पे वोट डाल के आ गए। तो ऐसा ना हो, फोटो से पता चल जाए कि ये वही बंदा है या नहीं, इसलिए बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या होता है, वंस इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस द कैंडिडेट नीड टू फाइंड नॉमिनेशन। जब डेट अनाउंस हो जाती है कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं
तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो बोलता है कि अब जो जो अपने आप को इलेक्ट करवाना चाहता है, जो भी दावेदारी रखना चाहता है, वो दावेदारी रख सकता है अपने अपने नॉमिनेशन फाइल करके। व्हेन अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ कैंडिडेट, इट इज यूजुअली नोन एज टिकट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये बयान आता है कि हमारे यहाँ से ये लड़ेगा, तो उसको बोलते हैं टिकट, ठीक है। अदरवाइज कोई इंडिपेंडेंटली चाहता है कि मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो अकेला भी कर सकता है, लेकिन अगर पार्टी देती है उसे मौका तो उसे टिकट बोलते हैं, ठीक है। वाइल फिलिंग द नॉमिनेशन द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोवाइड सर्टेन डिटेल एंड सम सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे होते हैं तो उनको कुछ डिटेल देनी होती है कि डिटेल्स के अंदर क्या है। डिटेल के अंदर ये है कि क्या उनकी एज, ये सारी चीज़ें की डिटेल होगी, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ना, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देंगे। और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ पैसे भी डिपॉजिट करेंगे। अब पैसे डिपॉजिट कराने का क्या मतलब है? ये मतलब इसलिए है क्योंकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो पैसा देने के नाम पे नहीं आएंगे, इसलिए सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जिन्होंने मतलब जो सीरियस हैं, एक्चुअली वोट के प्रति सीरियस है, वही लोग आ पाएंगे। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट को एलिमिनेट करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं, जैसे कि क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो कितने पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, ये सारी बताना होगा। आपके पास कितनी जायदाद है, क्या उस जायदाद में कुछ आपने बोरो कर रखा है, किसी का डेट है, ये है वो सारी चीज़ें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है ये बताना पड़ता है। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर और भी बड़ी चर्चा हो सकती है जो हम डिटेल में करेंगे, जिसमें कि वैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। वैसे कोई भी नौकरी चाहिए होती है तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। ऐसा क्यों है? एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से इसका रीज़न एक्सप्लेन भी किया गया है, सब अच्छे से है वहाँ में, तो हम इसको कभी डिस्कस करेंगे जब हम फुल कोर्स करेंगे तब। अब इलेक्शन कैंपेन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? The candidate and political party conduct election campaign to educate the voter about their program and policy. जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। उस कैंपेन में बेसिकली वो क्या करते हैं? उस कैंपेन में वो लोगों को बताते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अगर तुमने हमें जितवा दिया तो हम ऐसा बना देंगे देश को, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारी रैलीज, एक तरीके से विज्ञापन करते हैं अपना कि हमारी बात सुनो तो ये होगा, है ना। The beginning party usually try to focus on voter attention on some big issues like poverty alleviation, corruption, employment generation, electricity, water, food, etc. इस तरीके के कंसेप्ट जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर वो बात करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम आपको पानी 24 घंटे पानी रहेगा, 24 घंटे बिजली रहेगी, ये सारी चीज़ें वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सारी चीज़ें बताते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास काफ़ी सारे स्लोगन होते हैं। एक मतलब आपने सुना ही होगा, बहुत सारे स्लोगन पॉलिटिकल प्रोसेस इलेक्शन के टाइम पे आपको सुनाई देते हैं। तो ये लोग स्लोगन चूज़ करते हैं, जैसे कि रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, है ना, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये इस तरह से अलग अलग पार्टीज़ ने किस तरह से अलग अलग नारे दिए हैं, ये इसके बारे में बताया गया है, अलग अलग पार्टीज़ ने बोला है। इलेक्शन के टाइम पे कौन सी चीज़ें बैंड होती हैं, कौन सी चीज़ें की नहीं जा सकती, बैंड है, वो है थ्रेटनिंग और ब्राइबिंग द वोटर। किसी वोटर को अगर आप थ्रेटन करते हो, उसको ब्राइब करते हो, ये अलाउड नहीं है। वोट को कभी भी आप रिलीजन या कास्ट के नाम पर नहीं मांग सकते हो कि भाई मैं तुम्हारी कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मुझे दो, नहीं। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट रिसोर्स मतलब जो टैक्स से कलेक्टेड पैसा है या कुछ है, उसको आप इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। 25 लाख का जो मतलब एक ना हमने फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा पैसा स्पेंड होगा इलेक्शन कैंपेन के ऊपर तो करप्शन हो जाएगा। तो हमने लिमिट सेट की। ये ऐसा करा क्यों है? क्योंकि कई जो हो सकता है कि कोई ज़्यादा अमीर वो ना हो
कैंडिडेट ना हो, वो ज़्यादा पैसे अफोर्ड ना कर सकता हो। मान लो एक 5 करोड़ लगाता है अपनी उस पे पब्लिसिटी पे, और एक बेचारा सिर्फ 10 लाख लगाने की कैपेसिटी रखता है, देन ऑब्वियस है जिसने 5 करोड़ लगाए हैं वो ज़्यादा लोगों में उसका बोलबाला होगा। तो ताकि हर किसी को इक्वल मौका मिल सके, कोई पैसे की वजह से फेल ना हो जाए, इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक कैप लगाया हुआ है कि जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 25 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, और जो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी जो स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उनमें 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो खर्चे की लिमिट है ये भी टाइम टू टाइम डिसाइड की जाती है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसमें कोई पार्टी का कैंडिडेट या कोई पार्टी किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकती इलेक्शन कैंपेन के लिए। गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, गवर्नमेंट की कार, ये वो, इन सब चीज़ों को इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी बड़ा प्रोग्राम जैसे कि बड़ा प्रोजेक्ट है या बड़ी स्कीम है उसको भी इस टाइम पे लॉन्च नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स में इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री वेयर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर वोटिंग। इंडिया में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ किया जाता है वोटिंग के लिए। वन नीड टू प्रेस द बटन, जैसे मान लो किसी को बीजेपी को देना है तो वो बीजेपी के सामने वाले बटन को प्रेस कर देगा और वो अपना मतलब हो गया, उसका काउंट हो जाएगा वो। ठीक है, काउंटिंग ऑफ वोट इज नाउ डे लेस टाइम कंज्यूमिंग और एक्यूरेट होती है, क्योंकि काउंटिंग ऑफ वोट अब इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। अब वो सब कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इसलिए काफ़ी इजी प्रोसेस हो गया है। इसलिए थोड़े से दिनों में ही हम देख लेते हैं कि कितने लोग जीत गए। इलेक्शन के रिजल्ट हम अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि फटाफट से इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, तो इसलिए इजी रहता है वो। ठीक है, ओके। लर्निंग आउटकम्स, हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, इसके बारे में हमने देखा कि इलेक्शन कैसे रखे जाते हैं। जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन होते हैं, और क्या होता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी की डेफिनेशन क्या है, लोकसभा इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा ये असेंबली इलेक्शन कैसे होते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, वोटर लिस्ट के बारे में देखा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इनके बारे में देखा। फिर इलेक्शन कैंपेन क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह क्या होते हैं, इलेक्शन कैंपेन में क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस लेक्चर में देखी। कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।